ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान, ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। भारत में रियासती इंतख़ाबात हुए हैं। हरियाणा में बीजेपी ने ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में काफ़ी जो प्रोजेक्शंस थी उसके बरक्स नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला जो हैं वो सबसे आगे उभर के सामने आए हैं। नेक्स्ट सीएम भी वो बनेंगे। ये नताइज हमें क्या बताते हैं, वहाँ क्या चल रहा है, इस पर हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। अपने डोमेस्टिक एजेंडा में हम बात करना चाह रहे थे एक तहरीक की जिसे बैन कर दिया गया है, उस पर अब बात करना मना है, और एक बलूचिस्तान की एक एक्टिविस्ट की जिनको टाइम्स के 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स में उनका नाम आया। वो एक इंटरनेशनल फ़्लाइट बोर्ड कर रही थी, उन्हें बोर्ड नहीं करने दिया गया। लेकिन इन मौज़ूआत पे कुछ मजबूरियां हैं, हम फिर कभी बात कर लेंगे। आज हमारा जो बड़ा मौजू है ज़रा हटके का, वो है हमारा जो पावर सेक्टर है। आप जानते हैं कि पिछले एक अरसे से बिजली के बिल आसमान से बातें कर रहे हैं, लोग चीख व पुकार है उनकी। हमारी एक मईशत के हालात अगर आपको समझने हों तो आपको हमारा एनर्जी सेक्टर देखना होगा। एनर्जी सेक्टर देखेंगे तो उसमें IPPs का जिक्र ज़रूर आएगा। IPPs यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। इस हफ्ते एक ख़बर आई जिसमें पता चला कि गवर्नमेंट ने जो वो कोशिशें कर रही है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को देखने के लिए, उसमें 5 ऐसे पावर प्रोड्यूसर्स हैं जिनको अब रिटायर किया जा रहा है। वो इस पे आमादा भी हो चुके हैं। हम ये जानते हैं कि जब ये पावर पॉलिसीज़ आती हैं उस वक्त जब सहाफ़ी, तज्ज़िया नगार, दानश्वर सवाल उठा रहे होते हैं तो उन्हें शटअप कॉल दे दी जाती है कि मुल्क तरक्की कर रहा है, आप चुप करके बैठ जाएँ। फिर 20-30 साल के बाद जब वो गले पड़ रही होती हैं पॉलिसीज़, तो तब हमें उसको रिविज़िट करना पड़ता है। अभी भी IPPs का मसला तब हमारे यहाँ एक बड़ा इशू बना गवर्नमेंट के लिए जब टेक्सटाइल लॉबी ने उसे उठाया, शोर मचाया, अपनी इन्फ्लुएंस यूज़ की, तो गवर्नमेंट मजबूर हुई कि एक टास्क फोर्स एनर्जी पे बनाए। और वो टास्क फोर्स, हमारा ये ख्याल था कि आमतौर पे गवर्नमेंट की टास्क फोर्सेस क्या काम करेंगी, लेकिन ये वाली जो टास्क फोर्स है बज़ाहिर लगता है कि उसने बारीक बीनी से मामलों को देखना शुरू किया, और नतीजा ये कि 5 बिजली घरों का जिक्र आ रहा है जो रिटायर होंगे। अच्छा, ये जो बिजली घर हैं ये मोस्टली 1994 की जो पावर पॉलिसी है, यानी कि ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दूसरा दौर है जब ये पॉलिसी आई थी। और हमें याद है, आपको भी याद होगा, उस ज़माने में एक इंटेंस डिबेट थी कि करप्शन के भी एलिगेशंस थे, किकबैक्स की बातें थी, और उसमें जो सबसे बड़ा जो एक पावर प्लांट था वो हपको की बात आती थी कि वो लिटिगेशन में भी गए, कई साल तक वो कज़िया चलता रहा। अब जो ये 5 पावर प्लांट्स रिटायर हो रहे हैं उसमें हपको भी शामिल है। तो इनमें 4 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो फर्नेस ऑयल पे चलते हैं, एक जो है वो गैस पावर प्लांट है। इन पावर प्लांट्स के मैं मुख्तसर नाम आपको बता देता हूँ कि इसमें हब पावर कंपनी है, जैसे मैंने कहा, जिसका जो है 1200 मेगावाट का प्लांट है। इसके अलावा रूश पावर प्लांट है 450 मेगावाट का। इसके बारे में कहा जाता है कि ये हमारे मुल्क का सबसे महंगा पावर प्लांट है, क्योंकि ये जो बिजली जनरेट कर रहे थे उसकी कॉस्ट 745 यानी कि 445 रुपये पर यूनिट पे ये हमने लगाया और चलाया। और 45 रुपये पर जनाब और ये पावर प्लांट खानेवाल में वाक़ है, इसको भी अब रिटायर किया जा रहा है। लाल पीर पावर प्लांट है जो कि निशाद ग्रुप का सब्सिडरी है, 362 मेगावाट्स का ये प्लांट है जो कि मुजफ्फरगढ़ में है, इसे रिटायर किया जा रहा है। एटलस पावर प्लांट है शेखुपुरा में, वो भी बंद होगा। और सबा पावर जो कि शेखुपुरा में वाक़ है, ये भी बंद होने जा रहा है। तो ये जो पावर प्लांट्स हैं इनको जो बंद करने का जो मामला है वो उनकी रजामंदी से हो रहा है। अब ये जो टास्क फोर्स का मैंने जिक्र किया, पिछले चंद दिनों में इन्होंने जो काम किया है वो अखबारी रिपोर्टर्स से बात करते हैं और जो चीज़ें वो बता रहे हैं सहाफ़ियों को, मीडिया को, उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि हो क्या रहा है। तो फेडरल गवर्नमेंट की जो ये टास्क फोर्स है, इन्होंने कहा कि हमने अब तक जो छानबीन की है, हमने कई IPPs के मामलात में गड़बड़ देखी है। उनके जो अदाद शुमार हैं उन्होंने मिस रिपोर्टिंग वो करते आए हैं। इनका कहना है कि कई IPPs हमसे ताउन कर रहे हैं, वो आगे की राह ढूंढना चाहते हैं ताकि हम ये कैपेसिटी पेमेंट्स घटाएं, लोगों के जो बिजली के बिल हैं वो कम हो।
लेकिन कुछ पावर प्लांट्स हैं जो हमें धमकियां भी दे रहे हैं, रेजिस्ट भी कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाएंगे, हम आपको एक्सपोज करेंगे। तो एक गुफ्त शनीद जो है वो चल रही है। अब ये जो टास्क फोर्स है इसने ये भी बताया है रिपोर्टर्स को, और ये रिपोर्ट हुआ है हमारे अखबारों में भी, कि बाज़ लोगों ने ये जो पावर प्लांट्स लगाए, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे लगाए, वो 20 गुना प्रॉफिट कमा चुके हैं 15-16 बरसों में। आप इमेजिन करें, तो काफ़ी हो गया है मेरा ख्याल है। तो तकरीबन एक के बारे में उन्होंने कहा कि एक आईपीपी जो कि 2008 में लगा था, उन्होंने 11.5 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया है पिछले 15-16 सालों में। मज़ीद 17 ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं। ये वही हैं जो 1994 और 2002 की पॉलिसी के तहत लगे, और उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं कि उन्हें भी रिटायर किया जाए। अब तक जो बात सामने आई है उनमें वो पावर प्लांट्स शामिल नहीं हैं जो सीपैक दौर में लगे, जो नवाज शरीफ दौर में लगे। उनको अभी वो एक सेंसिटिव मामला है, उसकी डेट रीशेड्यूलिंग वगैरह की बातें जो हैं वो किसी और लेवल पे चल रही हैं। तो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब ने इस हवाले से एक बयान दिया। आपको पता है कि इस इतवार को कराची में एक धमाका हुआ जिसमें चीन के 2 स्टाफ मेंबर्स जो हैं उनकी मौत हुई। उस हवाले से उन्होंने एक बयान दिया, पहले वो सुन लेते हैं फिर हम आगे बात करेंगे। वो भाई थे, ये वो आईपीपी के इंजीनियर्स थे जिनके साथ मिनिस्टर लगारी, अवैस लगारी साहब और मैं नेगोशिएट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ रिक्वेस्टिंग देम कि हमारे साथ आप डेट को थोड़ा सा रीप्रोफाइल कर लें, मैच्योरिटीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, और ताकि हम थोड़ा सा टैरिफ में जो है वो रिडक्शन ला सकें। इसमें जो हम लोग हैं, जो हमारी पब्लिक है, उनमें उनको रिलीफ दे सकें। और मैं ये आपको बड़े वसूख से कहना चाहता हूँ, ये वो आईपीपी, चाइनीज़ आईपीपी है या था जिन्होंने हमारे साथ हाथ बढ़ाया था, और उन्होंने हमें कहा था कि हम आपके साथ आगे मिलकर चलेंगे and we will create a win-win situation for China and Pakistan. तो इसके बाद फिर वज़ारत ख़ज़ाना की एक वजाहत भी सामने आई। उन्होंने कहा कि जी कि बिल्कुल बातचीत चल रही है, उसमें चाइनीज़ आईपीपी वालों से भी चल रही है, लेकिन ये 2 अशख़ास जो इस हादसे में जिनकी जानें गईं, इनसे वो मुज़ाकरात नहीं चल रहे थे। और जो बात कहने का मकसद है वज़ीर ख़ज़ाना का, उसको सियाक़ व सबाक़ में देखा जाए। वो जो जहाँ तक मुझे पता है वो मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो बीजिंग में हो रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं। तो हमारे साथ इस वक्त अरशद अब्बासी साहब मौजूद हैं, माहिर हैं एनर्जी सेक्टर के। अरशद अब्बासी साहब, सबसे जो बड़ा सवाल जो सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये जो 5 आईपीपीज़ रिटायर करने की बात आ रही है, मज़ीद से भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, अवाम को रिलीफ कब तक मिलेगा? उनके जो ये बिजली के नर्ख हैं, जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, इसमें कमी आने में कितना और वक्त लग सकता है, और कितनी कमी हो सकती है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरा को तकरीबन 2-2.5 साल लैब में भी गुजरे हैं, और मेरा यही एरिया था, इसी के लिए इन लोगों ने मुझे बुलाया था जी। और आज से 4 माह पहले, 5 माह पहले मैंने एक स्टडी लॉन्च की थी जो कि पब्लिक हुई, जो बाद में अपटमा ने भी उसको ऑन किया और जमायत इस्लामी ने भी ऑन किया, बल्कि उनको जाके ब्रीफ भी किया कि देखो बात है कि 94 के जितने पावर प्लांट हैं मोस्टली उनके 25 साल पूरे हो चुके हैं, यानी पावर परचेज एग्रीमेंट उनके एक्सपायर हो गए। जैसे आप माशाल्लाह दोनों कराची में रहते हैं, यहाँ पे टपाल है, गोले मद है, इनके तो 2021 में हो गए थे। मेरा जो नैब में एक एक्सपीरियंस देखा है वो ये कि पाकिस्तान में एक इदारा है नेपरा जी, जिसकी प्रेजेंस पाकिस्तान में 10 मुख्तलिफ ऑफिस हैं, कराची में भी है, यहाँ भी है, यहाँ तो खैर सरीना के पास आप देखेंगे तो बड़ी लविश लग्जरियस बिल्डिंग है। ये जो सवाल आप कर रहे हैं या पूरी कौम कर रही है, ये काम इनका था, ये इन्होंने नहीं किया। नेपरा ने, मुझे ये ज्यादा इसलिए हुआ कि नेपरा ने देखा कि 5वें साल इनके एग्रीमेंट एक्सटेंड कर दिए। ये आप मेरे ख्याल में कोई बंदा आपको नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, यानी इतना बड़ा गुनाह जुर्म मैं 2-3 टीवी चैनल में कह भी चुका हूँ कि मेरे ख्याल में हम बातें करते हैं नेतन्याहू की, नरेंद्र मोदी की, उसने नुकसान हमें नहीं पहुंचाया जितना हमारे इन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया।
अब बात आ जाती है कि जी नेगोशिएशन हो रही है, मेरे पास भी इंफॉर्मेशन डेली आती रहती है। आप मुझे बताएं कि जिसका पावर परचेज एग्रीमेंट पूरा हो चुका हुआ है उस पर किस बात की नेगोशिएशन। मैं आपको मिसाल देता हूं कि हमारे साथ हमसाया मुल्क इंडिया है, तकरीबन 18,000 मेगावाट का उन्होंने रिटायर्ड किए। एक ही मैसेज था कि भाई देखिए 25 साल पूरे हो गए, नो ईयर रिटायर्ड। क्योंकि ये ऐसी है, देखिए गाड़ी के इंजन में और शायद पावर प्लांट में ज्यादा फर्क नहीं होता, सच्ची बात हूँ। वहां पे आप लोग गाड़ी भी चलाते हैं और उसमें जो पेट्रोल है या डीजल है वो आपकी व्हील को रोटेट करता है, साथ लाइटिंग भी करता है। यहाँ पे टरबाइन पे लाइटिंग ही करता है। अब एक जिसकी लाइफ होती है, इनकी लाइफ पूरी हो चुकी है, एक तो बात ये। दूसरी बात है 2002 के, देखिए 2002 के कई पावर प्लांट ऐसे हैं, अगर आज मुझे कोई कहे तो मेरे ख्याल में एक सिंगल क्लिक से ये भी रिटायर्ड हो सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में कंट्रैक्ट मैनेजमेंट पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई बंदा कंट्रैक्ट पढ़ने वाला है ही नहीं है। यानी इनकी जो पावर परचेज एग्रीमेंट है 300-400 पेजेस है। आपका क्या ख्याल है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर में या नेपरा में कोई कॉन्ट्रैक्ट पड़ता है? भाई देखें, ये ऐसी बात नहीं, हम इतने लायक नहीं। अब एक और बात जो बात आपसे पहले साहब बात कर रहे थे कि ये वाकई ओवर इन्वेस्टिंग हुई है। बिल्कुल ओवर इन्वेस्टिंग इस तरह है कि ऐसे है कि जैसे मैं आपको सच बताऊं कि मेरे कई इंटरनेशनल लेक्चर भी होते हैं। जिस तरह आप ऑनलाइन टैक्सी हायर करते हैं तो उसका जो टैरिफ है वो डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर कि आपकी गाड़ी कौन सी है, कितना आपने उसका इंतजार कराया, सिग्नल में कितना। ये एक्चुअली मोरलेस उसका टैरिफ उसी हिसाब से होता है। बात ये है कि जो IPP आए 2094 में और 2002 में, हमने उनकी ओरिजिनल कास्ट नहीं देखी कि एक्चुअली हैं कितने के और इन्होंने कितने कोट किए। आप यकीन करें कि जी मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में मैं वसीउल्लाह साहब की और खोरो साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपका अक्सर सुनता ही रहता हूँ, बड़े अच्छी लॉजिकली बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो विंड पावर प्लांट लगे हैं या सोलर भी लगे हैं, किसी की भी हमने आज तक नेपरा में कैपेसिटी नहीं, भाई ओरिजिनल कास्ट कितनी है। जब तक आपको ओरिजिनल कास्ट आप इवेल्युएट नहीं करते तो तक टैरिफ कैसे देते हैं? और आज आप उस बंदे का इंटरव्यू कर रहे हैं जिसने आज से 6 साल पहले एक विंड का मैं भी CEO था और एक सोलर का था। मैं आपके प्रोग्राम में कहते हैं मुझे कोई शर्म नहीं हुई कि वो मैं इसलिए शेल्फ हुआ हूँ, ये मैंने शेल्फ कर दी। मैं कहा जी मैं नहीं करता था। जब नेपरा के बंदे बाहर आए कि जी ऐसे है कि टैरिफ कितने का लेना है, देखिए बात कहीं ना कहीं हमें सच करनी पड़ेगी ताकि इस कौम को इस मसले से निकाला जाए। दूसरी बात ये है, आपके प्रोग्राम में बता दूं कि 94 में जो पावर परचेज एग्रीमेंट का स्टैंडर्ड, आप यकीन करें कि एक आप बड़ी तारीफें करते रहते हैं यहाँ पे, शायद खान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, जरा इनसे पूछिए कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट जो चाइनीज के साथ हुए हैं और जो LNG के जो 4 बिलियन डॉलर के लगे हैं और 15 बिलियन 10 बिलियन डॉलर के हम गैस भी ले चुके हैं, इन सब में एक ही बात है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट बात कहां जाएगी? आर्बिट्रेटर कौन है? लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। जबकि हमारा हमसाया इंडिया में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वहां उसका नेशनल रेगुलेटर है, फिर ट्रिब्यूनल है और फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट है। मैं बड़ा क्रेडिट देता हूं, मैंने काफी कंसल्टेंसी भी की है बांग्लादेश में। आप यकीन करें कि वहां भी वो 71 में आजाद हुआ, उनमें भी यही है कि कोई भी अगर आर्बिट्रेशन कोई पावर परचेज है वहां भी IPP। आप यकीन करें कि मेरे ख्याल में 1 साल पहले उन्होंने 26 IPP रिटायर्ड किए और बड़े एफिशिएंट IPP रिटायर्ड किए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीम कोर्ट विजिलेंट है। यहाँ तो आपके सुप्रीम कोर्ट बड़ी लोग रिट पिटिशन कर रहे हैं, भाई ये उनके उसमें आता ही नहीं है, प्रिव्यू में नहीं आता। अच्छा अब्बासी साहब, गुजारिश ये कि आपने ये अच्छी एक क्रिटिक दे दी कि हमारी सरकार ने, नेपरा ने किस तरह से हमें यहाँ तक पहुँचाया है। मेरा जो एक छोटा सा सवाल है, जो क्योंकि हमसे भी लोग पूछेंगे ना तो हम उनको क्या बताएं। लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई ये खबरें आ रही हैं IPPs कुछ रिटायर हो रहे हैं, तो मेरा बिजली का बिल कम होगा या अभी मुझे और इंतज़ार करना है? मैं आपकी इस बात का जवाब देने से पहले एक बात बता दूं। ये जो मैं पहले LNG की पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ, ये जरा आप बड़े बड़े सोच विचार करने वाले लोग हैं, अच्छी बात करते हैं आप। इसमें बिजली लेने वाला कौन है?
CPP यानी गवर्नमेंट पाकिस्तान, मिनिस्ट्री पावर, बिजली बेचने वाला कौन है? पावर जिनको कंपनी है, वो कौन सी है? पावर होल्डिंग कंपनी, वो मिनिस्ट्री पावर। यार आप इस कौम को जरा क्या कहेंगे कि उनमें भी इन केस ऑफ अगर कोई आर्बिट्रेशन, कोई कंफ्लिक्ट होता तो कहाँ जाएंगे? लंदन में। यानी आप देखें कि मिनिस्ट्री के 2 आर्गन हैं, उनके पास परचेज एग्रीमेंट, यानी 4 LNG में भी, उसमें भी लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अच्छा सर, ये आपने बात पहले कर ली है, हम सॉरी, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो हम फिर आपसे वही सवाल करेंगे जो मैं आपसे 2 दफ़ा कर चुका हूँ, फिर दफ़ा कर लूँगा एक ब्रेक के बाद। जी, तो हम बात कर रहे हैं बिजली के नरखों की, IPP पॉलिसी गवर्नमेंट की, उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म है। अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। अब्बासी साहब, हमने गवर्नमेंट के जो कोताहियाँ हैं वो हम जानते हैं, उस पर आपने अच्छी तरह से नज़र डाल दी। थोड़ा सा आप ये बताएं कि ये जो कुछ अभी हो रहा है, जो टास्क फोर्स काम कर रही है, इसका इम्पैक्ट आम आदमी पे हमें कब देखने को आएगा, अगर देखने को आएगा? देखिए, अगर ये सबको रिटायर्ड कर दें, जो 1994 के भी हैं और 2002 के भी हैं, तो मेरा ख्याल है, जो मुझे भी बल्कि खबरें मिलती हैं, शायद मेरे शागिर्द भी बैठे हों वहाँ पे, ये ज्यादा से ज्यादा आपको 1 पे 45 पैसे या 2 रुपए से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो मैं पहली बात बता दूं, हो सकता है आई मे बी लेटर, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, आप जरा देखें कि हर महीने 10 से 15% जो लोग हैं वो सोलर की वजह से बाहर निकल रहे हैं। मैं जिस जगह पे रहता हूँ, ये एक जगह इस्लामाबाद के पास एक रिमोट एरिया है, इसे बैरियर एन्क्लेव कहते हैं। मेरे ख्याल में जी, मेरा एक गाँव भी पीछे मरी है। आप यकीन करें कि वहाँ पे लोग अपने मवेशी बेच के, अपने बीवियों का जेवर बेच के वो सोलर पे जा रहे हैं। अब 50% अगर लेट से 50% आपके डोमेस्टिक हैं, वो भी चले गए। बिल्कुल। राजस्थान में आप देखेंगे सोलर वो भी लगा रहे हैं, ट्यूबवेल सारे सोलर पे हो जाएंगे। मैं खुद सोलर पे, आप खुद सोलर पे जी। आप जब खुद सोलर पे हैं तो मुझे ये बताइए कि जब अगले 6 महीने बाद दासू 4,500 मेगावाट वो आ जाएगा, साल के बाद आपका बादशाह डैम आ जाएगा, बल्कि आज मिनिस्टर ने खुद कहा है कि जी हाँ 15,000 मेगावाट हमारे पास 2 साल में आ जाएगा। इतनी बिजली कौन लेगा? ये पॉइंट, ये लगाना कोई है? ये इसका हल बिल्कुल नहीं है। और अभी आपने जो एक बात की है वज़ीर खजाना की जी, कि वो हपको के लिए आ रहे थे, हपको कोल के लिए आ रहे थे। देखिए, उसका यूनिट आज की मैं बात करूं तो तकरीबन 364 रुपए का पड़ता है। आप कह सकते हैं दुनिया में सबसे महंगी बिजली डेनमार्क में है, वो भी $1.5 की 1 सेंट पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखें, आप लोग कभी कभी ऐसा इकबाल को भी लिया करें, क्योंकि आपने देखना है कि जब ये कह रहे थे गेम चेंजर, तो एक बंदा था जो कहता था कि देखो ये गेम चेंजर नहीं होगा, उसका नाम अरशद अब्बासी था। ठीक है, अरशद अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इनपुट जो है बहुत यूजफुल रहा। अच्छा, लेकिन हाँ, हमें आगे बढ़ना है प्रोग्राम में। हमारे साथ बात हो रही है ना कि अब अगर मतलब हुकूमत का कौन खरीदे, अगर हर बंदे ने अपना एक कुआं खोद दिया है यहाँ पर, ये तो खरीदो फरोख्त की बात हो रही है। तो आज एक और इंटरेस्टिंग खबर आई है, वो है कि कैबिनेट कमेटी ने एक मंजूरी दी है कि एक इंडिपेंडेंट पावर मार्केट बनाई जाए। अभी इस वक्त पर आपको पता है कि आप हुकूमत से ही खरीद सकते हैं, हुकूमत ही वाहिद खरीदार है, मोनोपोली है। तो इस चीज़ का क्या मतलब है? हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमार हबीब खान साहब। अमार, ये जो इंडिपेंडेंट पावर मार्केट है, ये किस बला का नाम है, और क्या इससे वाकई ही बेहतर कंपटीशन होगी और कंपटीशन के रिजल्ट में एफिशिएंसी होगी, मतलब कि हमें थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, या मैं गलत समझ रहा हूँ? देखें, अभी तो सीधा सा हिसाब है कि हुकूमत इज द लार्जेस्ट बायर, हुकूमत इज द ओनली बायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हुकूमत बिजली खरीदती है, बिजली खरीदने के बाद मुख्तलिफ जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको बेचती है। तो जब आपको पता है कि एक ही बायर है, तो उससे आप जो प्राइस चाहो वो चार्ज कर सकते हो। कोई एफिशिएंसी का, कोई कंपटीशन का जो है कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये जो चीज़ होने जा रही है, इसमें ये हो रहा है कि मार्केट ओपन होने जा रही है। उसमें ये है कि मुख्तलिफ बायर और मुख्तलिफ सेलर जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ खरीदो फरोख्त कर सकेंगे बिजली का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसकी। इन एन आइडियल स्टेट ये होगा कि जैसे आपके घर पे अगर सोलर लगा हुआ है तो आपके पास ऑप्शन होगा कि जी आप किसको कितनी कीमत का ये सोलर का इलेक्ट्रॉन अपना बेच सकते हो। आप भी मार्केट अंदर बन जाओगे। रात में जो है आप बिजली के बायर होंगे, सुबह जो होंगे आप बिजली के सेलर होंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसी चीज़ है, एक स्टैंडर्डाइज्ड है, हर किसी के पास वही इलेक्ट्रॉन बन रहा है, चाहे वो कोई शमसी तवानाई से बना रहा हो, चाहे वो पानी से बना रहा हो या फर्नेस ऑयल से बना रहा हो। तो उसकी क्या कीमत होनी चाहिए? जब बहुत सारे लोग इसमें आएंगे बाइंग और सेलिंग करने के लिए, तो
इवेंचुअली उस चीज़ की कीमत कम होगी। तो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि एफिशिएंसी एक तरह से है और इस तरह बिजली की कीमतें जो हैं वो कम हो। अच्छा, अब अमार, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। अभी कैबिनेट कमेटी ने किया है, फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट करेगी, फिर ये अमल होगा। हम क्या ये 1.5-2 साल की ये एक्सरसाइज है अगर गवर्नमेंट साबित कदम रहे? ये 2 से 3 मैं बोलूँगा, इससे ज़्यादा एक लंबी मिड टर्म की एक एक्सरसाइज है, मगर कभी ना कभी ये आपने शुरू करनी है। जो दूसरे ममालिक हैं जहाँ जहाँ ये एक्सरसाइज हुई है, 3 से 5 साल लगे हैं प्रॉपर एक मार्केट डेवलप होने में। तो यहाँ पे भी अगर कंटिन्यू होती रही, चीज़ें चलती रहीं, तो भी जाके जो है एक उस लेवल पे पहुँच जाएंगे आज से 2 से 3 या 4 साल में, जिसमें हमें एक हद तक कोई किसी न किसी किस्म का कॉम्पिटिशन नजर आना शुरू हो जाए। अच्छा, अब ये जो आपने मिसाल दी कि कई और ममालिक में 3 से 4 या 5 साल लगे हैं, उन 3, 4 या 5 सालों के बाद कंज्यूमर को कोई फ़ायदा मिला है आपकी नज़र में? बिल्कुल जी, फ़ायदा मिला है। इसमें ये होता है, हम देख सकते हैं कभी कभार यूरोप में ऐसा होता है, अमेरिका में ऐसा होता है कि बिजली के, आपने सुना होगा, कीमतें नेगेटिव हो जाती हैं। कीमतें नेगेटिव का मतलब ये है कि आपको जो है लोग पैसे देते हैं कि हमारी बिजली कंज्यूम कर लो। तो वो एक कंपटीशन के थ्रू ही हो सकता है वो, क्योंकि अगर आपने जैसे अपना सोलर लगा लिया है, जो दूसरा पावर प्लांट लगाने वाला है वो एक बिजली जनरेट कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा उस बिजली का क्या करे, तो वो नेगेटिव प्राइस पे भी आपको बेचने को तैयार होगा कि कम से कम मेरी जो है खपत हो जाए। तो इस तरह जो है बहुत सारी जगहों पे कंपटीशन आया है और कंपटीशन से कीमतें गिरी हैं। अच्छा, तो मतलब कि लोग घूम रहे होंगे कि भाई मेरे पास इतनी बिजली है, रख ले, कोई ले ले, मेरे से पैसे ले ले, बिजली ले ले। बिल्कुल, अच्छा है यार। उसमें बेसिकली यही होता है ना। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूं कि लेट्स से आप जून में बैठे हुए हैं, जून में आपको पता है कि कल जो है अगले हफ्ते से हीट वेव आना शुरू हो जाएगी, बेतहाशा हीट वेव है, टेम्परेचर सारे 42-45 डिग्री तक चले जाएंगे। तो आप उसी हिसाब से प्लानिंग अपनी शुरू कर देंगे कि यार अगले हफ्ते जो है बिजली की खपत मेरी बढ़ने वाली है। तो आप ये कहोगे, मार्केट से बाय करना शुरू कर दोगे, आज मैं बिजली खरीद के रख लेता हूँ, अगले हफ्ते कोई मुझे देगा, फिर मैं उसको बेच दूंगा। इस तरह की जो है ना लोग प्लानिंग फिर करना शुरू कर देंगे। अभी क्योंकि एक ही प्राइस है, एक ही फिक्स हुई होती है, तो किसी के साथ की कोई प्लानिंग जो है वो नहीं हो पाती है। अच्छा अमार, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, ये फ्यूचर हमारा हो सकता है कि बेहतर हो जाए 3-4 साल में। मैं आपसे भी ये सवाल करना चाह रहा हूँ जो भी हम मुर्शद अब्बासी से कर रहे थे। ये जो IPPs रिटायर हो रहे हैं, मैंने ये देखा है कि बाज़ लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जी कि इससे आपका पर यूनिट जो बिल आता है उसमें 60 पैसे कमी आएगी, लेकिन जो वज़ीर तवानाई है वो तो कुछ ज़्यादा की बात कर रहे हैं। आपका क्या एस्टिमेट है कि लोगों के बिलों पे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखें, जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है उससे बिलों पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो 4-5 IPP जो अभी जिनसे बात हुई है, 60-65 पैसे का ही फ़र्क है। हुकूमत के कुछ IPPs हैं, उनका ROE, उनके अगर नफ़े जो उनको ख़त्म करेंगे तो ₹1.25 का और फ़र्क पड़ेगा। तो इन सबको मिला मिलोगे ₹1.80 से लेकर ₹2 तक का जो है फ़र्क पड़ना चाहिए अगले समझे 3 से 6 महीने में। ओके, चले, गुड है, ये भी बेहतर है, गनीमत है। शुक्रिया बहुत बहुत अमार। स्टेज पर तो मतलब कुछ भी हो तो बेहतर ही है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि 17 और को भी रिटायर करेंगे तो फिर शायद हो सकता थोड़ा सा और ये कह रहे हैं 6 मैं तो ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये इंडिपेंडेंट पावर मार्केट में। हाँ ना, अगले दिन में लोग पूछेंगे आप क्या करते हैं, मैं बिजली बेचता हूँ। फ्यूचर में रह रहे हैं, हमसे लोग कहते हैं मेरा अगला महीना कैसे गुजरेगा। मैं यार अब मतलब अब कभी थोड़ा सा आगे का भी सोचना होता है शाहज़ेब, ये मतलब अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है। ये जो 10,000 रुपए की है, हाँ, ये 5,000 मुझसे कैश ले लो और 5,000 की बिजली ले लो मुझसे। ये भी हो सकता है, क्यों नहीं? अगर आपके पास मुर्गियां हैं तो मैं आपके अंडे भी ले सकता हूँ, आपको बिजली दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं। चले, मुर्गी और अंडे की बातें हम अपनी जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे तो चलेंगे भारत। वेलकम बैक। भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में 10 साल के बाद रियासती इंतखाबात हुए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 2014 में जो रियासती इंतखाबात हुए थे वो एक नीम खुद मुख्तार रियासत में हुए थे, और अब जो इंतखाबात हुए हैं वो मरकज़ के बराह रास्त इंतज़ाम वाले इलाक़े में एक बेदस्तोपा इलाक़े में इंतखाबात हुए हैं, जहां 2018 से मरकज़ का बराह रास्त राज नाफिज है। 90 रुकनी असम्बली में नेशनल कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस और CPIM के इत्तेहाद ने 49 नशिस्तें जीती हैं, यानी फ़ारूक अब्दुल्ला की नेशनल कांग्रेस को कॉन्फ्रेंस को 42, कांग्रेस को 6 और CPIM को 1 नशिस्त मिली है, तो यूँ बन गई 49। जबकि BJP ने 29 नशिस्तें जीती हैं
वादी से एक भी नशिस्त बीजेपी नहीं जीत सकी, सब की सब जम्मू के इलाके से हैं। बीजेपी की साबिक इत्तेहादी महबूबा मुफ्ती की पीडीएम को सिर्फ 3 सीटें मिली, 7 आज़ाद उम्मीदवार जीते और आप पार्टी ने पहली बार 1 नशिस्त हासिल की है, जबकि कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी 1 नशिस्त मिली है। उमर अब्दुल्ला के बारे में कहा गया है कि वो वज़ारत आला के मजबूत उम्मीदवार हैं, पहले भी वो वज़ीर आला रह चुके हैं। आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म कर दी गई थी। कश्मीर की तमाम कौम परस्त जमातों ने उसकी मुखालफत की थी, मगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रियासत की आइनी हैसियत में तब्दीली को जायज़ करार दिया, मगर मोदी हुकूमत को पाबंद किया था कि वो सितंबर 2024 तक हर सूरत में रियासती असम्बली के इंतखाबात करवाए। इंतखाबी मुहिम के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 की बहाली पे अपनी मुहिम चलाई। वोटरों ने इस नारे को पसंद किया और 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसे 28 सीटें मिली थी, इस दफ़ा उसे 42 सीटों से वोटरों ने नवाज दिया। सॉरी, मैं अभी उनका एक बयान पढ़ रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इनका उमर अब्दुल्ला का। अब वो मुतवक्किल सीएम है जी। उन्होंने कहा कि 370 तो वापस नहीं होगा, ये ख्याल दिल से निकाल दें। ये तो अब ये सिचुएशन, हाँ, जीतने के बाद, लेकिन जब तक वोटरों से वोट लेने थे तब शादी से पहले और शादी के बाद ये अच्छा। तो मुबस्सरीन का कहना है कि नताइज से साबित होता है कि कश्मीर ने मोदी हुकूमत की जानिब से 5 साल पहले आर्टिकल 370 के ख़ात्मे के इक़दाम को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है, कम अज़ कम वादी की हद तक। मगर सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस बुनियाद पे इस आर्टिकल की बहाली और कश्मीर की खुद मुख्तारी वापस लाने का इंतहाई कठिन वादा कर लिया, क्योंकि असल इख्तियार दिल्ली से नामज़द होने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। इंतखाबात से कुछ अरसे पहले गवर्नर को अमन व अमान, रेवेन्यू और दाखिली उमूर से मुतालिक इजाफ़ी इख्तियारात दे दिए गए। पुलिस की कमान बराह रास्त उनके कंट्रोल में है। किसी भी मंसूबे के बजट की मंजूरी गवर्नर देगा। काबीना के इजलास से 2 दिन पहले गवर्नर को एजेंडा भिजवाना होगा ताकि उसकी वो मंजूरी दे सके। यानी वज़ीर आला महज एक बल्दियाती मेयर होगा जिसे उतने ही इख्तियारात हासिल होंगे जितनी एक म्यूनसिपल कमेटी के सरबराह को हासिल होते हैं। फ़ौज को खुसूसी इख्तियारात की सहूलत बदस्तूर हासिल रहेगी, इसके बारे में इलेक्शन कैंपेन में कोई मुद्दा नहीं उठाया गया। फ़ौज जो खुसूसी इख्तियारात हैं उनके तहत किसी को भी बिला वारंट कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने के शुबे में हिरासत में ले सकती है और शहरी हुकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ किसी फ़ौजी को किसी अदालत में तलब नहीं किया जा सकता। इस इलेक्शन में गुज़िश्ता इंतखाबात की तरह बिजली, पानी, सड़क और रोज़गार का मसला नहीं छाया, बल्कि इंतखाबात आर्टिकल 370, कैदियों की रिहाई और आज़ादी इजहार की बहाली के वादों पर लड़े गए। इस बार टर्न आउट भी पहले से ज़्यादा देखने में आया। 5 अगस्त 2019 के बाद जो इक़दामात किए गए उनके तहत किसी भी भारतीय शहरी को कश्मीर में ज़मीन ख़रीदने और नौकरी करने और वोट डालने का हक़ दिया गया था। इससे पहले ये हक़ सिर्फ़ कश्मीरियों का था। सवाल ये है कि एक बेदस्तोपा असम्बली इनमें से कितने क़वानीन के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। अगर ये असम्बली सिर्फ़ आर्टिकल 370 को मुस्तरद करने की करारदाद ही मंजूर कर पाए तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। एग्ज़िट पोल इस दफ़ा भी नाकाम हुए। एग्ज़िट पोल में कहा गया था कि इन इंतखाबात में कश्मीर की किसी जमात को वाज़े अक्सरियत नहीं मिलेगी, मगर मामला उसके बरक्स हुआ और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस था वो फैसला कुन अक्सरियत से जीत गया। साथ ही साथ इसके बारे में कोई आपके क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि जब हम जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू में बीजेपी जहां हिंदू अक्सरियत है वहां पर बीजेपी कदन कामयाब रही, उनको वोट मिले, कदन भी नहीं मतलब काफ़ी
हाँ। और अच्छा, असल में पहले वहाँ 25 सीटें हुआ करती थी, उन्होंने बढ़ा के 29 कर दी थी। और अब कितनी मिली है उनको? 29 तो सारी मिल गई ना। और बाकी जो वैली की सीटें हैं उनमें से एक भी। तो मतलब आर्टिकल 370 के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिकल 370 के आर्किटेक्ट्स को रिजेक्ट किया है वैली के लोग, वैली के वोट। और जम्मू के लोगों ने उतना ही उनका साथ दिया है, डिवीजन है जी, डिवीजन। जबकि बीजेपी की जो साबिक इत्तेहादी थी महबूबा मुफ्ती, उसे भी रिजेक्ट किया गया। उनके साथ तो बहुत बुरा सीन हुआ है। अच्छा। क्योंकि लोगों को याद है कि जब वो बीजेपी के साथ अलायंस में थी, गवर्नमेंट में थी, तो उनकी क्या कारकर्दगी थी। उनको तो सिर्फ 3 सीटें मिली हैं, मतलब उससे ज्यादा तो आजाद लोग जीत कर आए हैं। अच्छा, मजे की बात है कि मोदी साहब ने ये कहा था कि ये जो मैंने इस्लाहात की हैं या ये जो 370 एबॉलिश किया जा रहा है, इसके बाद कश्मीर में ख़ानदानी सियासत को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। ये तो नतायज आज ये बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो फिर से हुकूमत बना रही है। तो सिर्फ कहने से तो जड़ से नहीं उखाड़ा जा सकता। अच्छा, मैं थोड़ा सा हरियाणा का भी जिक्र कर लूँ क्योंकि वहाँ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, उससे पहले मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जैसे हमने कहा कि वोटर टर्नआउट सिग्निफिकेंट रहा है, 63%। व्हाट डज दैट शो कि कश्मीर के लोग भी, जम्मू तो चले ठीक है, कश्मीर के लोग भी जो है वो फिर जैसा भी जो भी है पॉलिटिकल प्रोसेस, वीकेंड सीएम है, गवर्नर पावरफुल है, फिर भी वो निकल रहे हैं। कहते हैं पैसिव रेजिस्टेंस, कि ठीक है आपने जो मुसल्लह जद्दोजहद करनी थी वो भी कर ली। मुझे याद है मैं 2009 के इलेक्शन मैंने कवर किए श्रीनगर में ना, तो बारामूला में एक पोलिंग स्टेशन के बाहर लाइन खड़ी हुई थी, तो उसमें एक बुज़ुर्ग भी थे, कोई 75-80 साल उनकी उम्र होगी। तो मैंने उनसे कहा कि ये नौजवान तो चले ठीक है, इन्हें हिस्ट्री नहीं मालूम, आप किस चक्कर में वोट की लाइन में खड़े हुए? उन्होंने बड़ी कमाल बात की, कहने लगे बेटा बात यह है कि आज़ादी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पानी, बिजली और रोज़गार भी तो चाहिए। जो बात है, मतलब बड़ी प्रैक्टिकल बात की थी। अच्छा, हरियाणा में जो है उसका मैं मुख्तसरन जिक्र कर देता हूँ कि वहाँ बीजेपी की जो है मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बन गई है। एग्ज़िट पोल ने कांग्रेस को मरवा दिया। उन्होंने कहा कि क्लीन स्वीप करने वाला है। कांग्रेस के हामी जो हैं उन्होंने तमाम हलवाइयों को जलेबियों के ऑर्डर भी दे दिए, इसलिए कि हरियाणा में लड्डू की बजाय जलेबियाँ ज़्यादा पसंद की जाती हैं। अब नतीजा ये निकला है कि बीजेपी को 90 की असम्बली में 48 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 37 सीटें मिली हैं, जो कि पिछली बार से ज़ाहिर है ज़्यादा हैं, लेकिन हुकूमत नहीं बना पाएगी। तो बीजेपी के जो कारकुन हैं अब कांग्रेस के कारकुनों को तोहफे में जलेबियाँ भेज रहे हैं। मेरा तो ये तजुर्बा रहा है इंडियन इलेक्शंस का कि हमेशा इनके एग्जिट पोल्स टोटली रॉन्ग होते हैं। नहीं, वो हमेशा जिसको तो भी जितवा रहे होंगे वो यूजुअली वो एग्जिट पोल में कभी वो नहीं, खास करके भारत में। वेस्टर्न कंट्रीज में तो आप चलो उनका जो तरीक़ेकार है ना वो फिर भी होता है। इतना रिग्ड है कि भारत में चाहे रियासती इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शन हो, इनवेरिएबली मैं जितना भी मैं आई एम ट्राइंग टू थिंक बैक, अब वो आपको बहुत विद ह्यूज पिंच ऑफ सॉल्ट आपको लेना पड़ता है, क्योंकि वो अक्सर गलत होते हैं। अगर आप हो सकता है कि लोग सही तरह बताते भी नहीं है कि हमने किसको वोट। नहीं, वो प्रोसेस भी रिग्ड है। प्रोसेस भी हाँ, जो हुकूमत में बैठा है वो अपना ही प्रोजेक्ट कर रहा है, और कॉर्पोरेट मीडिया जैसे आपने हाँ वो तो है। तो बहरहाल हमें एक ब्रेक लेना है, वापस आएंगे तो लबनान और गजा चलेंगे और वहाँ की सूरत हाल पे बात करेंगे। वेलकम बैक। कल ही हम आपको बता रहे थे कि इजराइल ने एक मंसूबा बनाया है जिसके तहत गज़ा को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और शुमाली गज़ा को बाकायदा वहाँ से फ़लस्तीनियों को निकाल कर उसको इजराइल का हिस्सा बनाया जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि उस प्लान पर अमल दरामद हो रही है। उसी शुमाली गज़ा के जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में आज इसी दोपहर को बमबारी हुई, जहाँ पर लोग अल यमन अल सईद हस्पताल में अपने खैमे लगाकर पनाह की तलाश में थे। वहाँ पर बॉम्बिंग हुई है और कम से कम 2 दर्जन फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। प्लान ये है कि वहाँ से फ़लस्तीनी फ़रार हो जाएं, लेकिन जो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, इनखला करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उन पर भी फायरिंग हो रही है। इस वीडियो में कुछ जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं तो देख रहे हैं लोग किस तरह भाग रहे हैं और उन पर मुस्तकिल फायरिंग की जा रही है। फायरिंग सिर्फ इजरायली फ़ौज नहीं कर रही बल्कि क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। कुछ लीक्ड वीडियोस भी मंजर आम पर आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जबालिया कैंप से जो लोग निकल रहे हैं अपने हैंड्स अप करके, उन पर भी इजराइल फायरिंग कर रही हैं और इतलात के मुताबिक कुछ तकरीबन 10
फ़लस्तीनी इस फायरिंग में शहीद हुए हैं। कुछ लोग ज़ाहिर है कि अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, राज़ी नहीं हैं, और चुनाचे जो इज़राइली फ़ौज है वो घर घर जाकर, आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि वो घर घर जाकर घरों में दाखिल होकर लोगों को अपने घरों में ही कत्ल कर रहे हैं। अब जाहिर है कि एक हमेशा इज़राइल की कोशिश रही है कि कोई एक दाना खुराक कभी ना पहुँचे, स्पेशली शुमाली गज़ा में। तो जो अब वाहिद गोदाम रह गया था आटे का जबालिया कैंप में, उस पर भी बमबारी हुई है और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आग लगी हुई है। इसमें तकरीबन 3 से 4 लाख लोग हैं शुमाली गज़ा में, और इस गोदाम में कुछ 100 बोरियां ही बची थीं और अब वो भी जल के राख हो गई हैं। और हस्बे मामूल तमाम जो हस्पताल हैं उनको भी घेराव में ले लिया गया है। इंडोनेशियन हस्पताल, कमाल अदवान हस्पताल, इनको कहा गया है कि आपके पास चंद घंटे हैं, आप पैकअप करें और यहाँ से निकलें। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पर बच्चे इंक्यूबेटर्स में हैं, यहाँ पर मरीज़ हमारे डायलिसिस में है, इमरजेंसी कंडीशंस में है, जब तक एक मरीज़ भी हमारे अस्पताल में होगा हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। आपको याद होगा कि कई बार जो इस तरह के अस्पतालों में जो इवैक्यूएशन कराई गई थी उसमें बच्चे इंक्यूबेटर्स में थे। इजरायली फ़ौज ने बार बार ये वादा किया कि नहीं, हम इनको किसी अस्पताल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर जब महीने बाद लोग वहां पर वापस आए तो उनको उन बच्चों की लाशें ही मिली। और क्योंकि वो नहीं चाहते, इज़राइल नहीं चाहता कि किसी भी किस्म की ख़बर यहाँ से निकले, क्योंकि एक मुकम्मल मैसेकर अब होने वाला है लाखों लोगों का, तो सहाफ़ियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अगेन हस्बे मामूल। आज की अगर हम बात करें तो तैमूर लबेद और मोहम्मद अल तनानी, जो कुछ लोग, उनमें से कुछ जो प्रीवियस जो फुटेज थी उनमें आपको वो नज़र आ रहे हैं, वो जब मिलिट्री, इज़राइली मिलिट्री की जराइम को कवरेज कर रहे थे तो उनको भी गोली का निशाना बनाया और उनको कत्ल किया गया। अल जज़ीरा का एक क्रू वहाँ पर शूटिंग कर रहे थे, उन पर भी फायरिंग हुई और उनके कैमरामैन फ़ादी अल वाहिदी को गर्दन में गोली लगी। पहले तो इतलात आ रहे थे, अच्छा वो आखिरी दम तक रिपोर्टिंग ही कर रहे थे, गोली लगी तो फिर उनके जो कॉलीग्स हैं उन्होंने अपने कैमरे छोड़े, फेंके, अपनी माइक्स फेंके और इनकी जान बचाने की कोशिश की। अभी जो इतलात हैं कि अभी तक ये ज़िंदा हैं, लेकिन सिवियर स्पाइनल इंजरी हुई है क्योंकि इनकी गर्दन में गोली लगी है। अब अगर हम लेबनान की जानिब जाएं तो आपको पता है कि इज़राइल ने, अच्छा लेबनान में एक यूनाइटेड नेशंस फोर्स भी डिप्लॉयड है बॉर्डर पर, और मेरा ख्याल है कि ये कई दहाइयों से 73 के बाद 73 से के बाद यूनिफिल जिसको कहा जाता है। और जाहिर है कि इज़राइल ने उनको हुक्म दिया है कि आप अपने फ़ौजी अड्डों को छोड़ दें और यहाँ से निकल जाएं, और ज़्यादातर विड्रॉल हुआ है। लेकिन एक उनका दस्ता है जिन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और ये हैं तकरीबन 300 यूनिफिल के पीस कीपर जिनका ताल्लुक आयरलैंड से है। तो पहले तो इज़राइल ने क्या किया कि पहले अपने टैंक्स वहाँ भेजे और जो यूएन के कैंप है उसकी तरफ अपने टैंक की तोपों का रुख किया, फिर उनके इर्द गिर्द एक मिलिट्री बेस बना दिया उनको, मतलब सील इन करके, और फिर जब वो फिर भी विड्रॉ नहीं हुए तो ये जो फुटेज आप देख रहे हैं इसमें इज़राइली वहाँ से चले गए हैं, लेकिन अब वो उनके कैंप के बहुत ही करीब बमबारी कर रहे हैं, बेसिकली पनिशमेंट के तौर पर। पनिशमेंट की बात की तो अगर आप इज़राइली सोशल मीडिया पर जाकर आयरलैंड को सर्च करें हिब्रू में तो बड़ी मज़ेदार चीज़ें देखनी होती हैं कि जी हमें तो आयरलैंड पर भी कब्ज़ा कर देना चाहिए, उसको इज़राइली कॉलोनी बना दो। ये जो आयरिश हैं ये अब इज़राइल का बड़ा मजाक उड़ाते हैं, इनको सफ़ाई हस्ती से ही मिटा देना चाहिए, और ये जो आयरिश पीस कीपर्स हैं इन पर कारपेट बॉम्बिंग होनी चाहिए। अच्छा, ये बातें सिर्फ इज़राइली सोशल मीडिया तक महदूद नहीं हैं। एक वाइट हाउस के एडवाइज़र हैं और एक US कांग्रेस की उम्मीदवार डेना साहिबा, आई थिंक उनका नाम है, उनके मुशीर हैं मैथ्यू ब्रॉडस्की, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले ही एक ट्वीट की थी कि इन पर सिर्फ बमबारी नहीं करनी चाहिए आयरिश पीस कीपर्स पर, इन पर नेपाम गिराना चाहिए ताकि ये जल के राख हो जाएं। नेपाम ये है वाइट हाउस के एडवाइज़र
वो ये कह रहे हैं। अच्छा, मज़ीद जो ख़बरें आ रही हैं लेबनान में वो हैं कि इज़राइल ने कुछ घंटों के लिए या शायद एक दिन के लिए मरून अल रास नाम के गांव पर कब्ज़ा किया। ये बिल्कुल इज़राइल और लेबनान की सरहद पर है और फिर वहाँ पर अपना झंडा भी इन लोगों ने वहाँ पर गाड़ा और लेकिन फिर कुछ चंद घंटों के बाद उनको वहाँ से निकलना भी पड़ा। लेकिन इज़राइल में अभी तक वो कहा जा रहा है कि जी हमने प्रॉपरली इस शहर को ऑक्यूपाई कर दिया। अच्छा, जाने से पहले उन्होंने वही किया जो इज़राइली फ़ौज हमेशा करती है और वो है कि घरों को तबाह किया अपने बुलडोज़र्स के साथ या एक्सप्लोजिव्स के साथ। इस वीडियो में यही हो रहा है, बैकग्राउंड में ये आप देख रहे हैं, घरों को तबाह किया जा रहा है और फिर ये तालियां बजा रहे हैं और अगेन हस्बे मामूल वहाँ जो घर थे जहाँ से लोग निकल के चले गए थे उनको लूटा भी गया है। एक और ये पिक्चर है अगर आप है हमारे पास जिसमें हाँ ये एक इजरायली फ़ौजी दिखा रहा है अपनी सोशल मीडिया पे कि जी ये इतने पैसे मैंने वहाँ से हासिल किए हैं। जाहिर है कि हिजबुल्लाह भी खामोश नहीं है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि एक इजरायली स्पेशल फोर्सेस यूनिट को एम्बुश किया गया है। उसकी कुछ फुटेज भी है जिसमें हम देख सकते हैं कि दूर में आग लगी हुई है। हिजबुल्लाह का कहना है कि ये मिरकावा टैंक्स हैं और एक बात की तस्दीक हम कर सकते हैं कि आज एक मिरकावा टैंक कम से कम ये जिसकी फुटेज भी हमारे पास है और कहा जा रहा है कि बैकग्राउंड में 2 और हैं जो फुटेज में नहीं है, उनको तबाह कर दिया गया है। हिजबुल्लाह ने चंद मिनटों में 200 से ज़ायद रॉकेट गोलान हाइट्स जो इजरायली कंट्रोल में है वहाँ पर फायर किए और सफ़द नाम के शहर को एक बार फिर टारगेट किया। ये आप देख सकते हैं एक बार फिर आयरन डोम मुकम्मल तौर पर नाकाम रही और हाइफा पर भी रॉकेट्स फायर किए हैं। और जो एक सिग्निफिकेंट बात है कि एक ऑफशोर गैस फील्ड को भी निशाना बनाया गया है लेकिन उसको तबाह नहीं किया गया और वो इसलिए शायद कि इजराइल को वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आपने लेबनान की इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट बंदरगाह वगैरह पर हमला किया तो हम भी इसकी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। कुछ अजीब कॉन्सिक्वेंसेस भी हो रहे हैं सारी चीज़ों की और वो है कि पहली बार शायद तारीख़ में उर्दन के दारुल हुकूमत अमान में लब्बैक या नसरुल्लाह के नारे बुलंद हुए हैं और हिजबुल्लाह के हक़ में वहाँ पर जलसे जुलूस निकले हैं। पहले हमने हमास के हक़ में और अबू उबैदा के हक़ में तो देखे हैं लेकिन पहली बार मैंने देखा है शायद कि किसी अरब मुल्क में प्रो हिजबुल्लाह मार्चेस हो रहे हो। मैं लेबनान का यहाँ जिक्र नहीं कर रहा, ज़ाहिर है। ये थी अपडेट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।